students, welcome back to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing NEET and JEE questions. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम JEE मेंस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों केमिकल काइनेटिक्स. सो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखना. सो फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. A gives P1, B gives P2, C gives P3 and D gives P4. तो भाई चार रिएक्शंस हो रही है ना. रिएक्टेंट पहली बार तो है A और प्रोडक्ट बन रहा है P1. फिर दूसरी बार रिएक्टेंट है B, प्रोडक्ट बन रहा है अगेन P2. थर्ड टाइम रिएक्टेंट है C, प्रोडक्ट बन रहा है P3. और फोर्थ टाइम रिएक्टेंट है आपके पास D और बच्चों प्रोडक्ट बन रहा है P4. The rate of the above reaction are A, B, C and D respectively. The following graph is obtained when log rate versus log concentration are plotted. तो बच्चों रेट और कंसंट्रेशन, लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन में इसने ग्राफ प्लॉट किया है और आपको दिखाया है कंसंट्रेशन DBAC. Among the following, the correct sequence for the order of reaction is. तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सीक्वेंस. सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका है, कम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका है, क्या. ठीक है. तो बच्चों देखो एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम कहते हैं भी काइनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन की रेट यानी कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर जो होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n. यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई रेट इक्वल्स टू रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. एक्टिव मास मतलब अपने आप हो गया कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर पावर n. अब यहाँ n क्या है, तो बच्चों यहाँ n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो कांस्टेंट आ जाएगा. तो भाई रेट इक्वल्स टू, तो मैं कहूँगी K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मैं कंसंट्रेशन लिख देती हूँ, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है और पावर n. अब ग्राफ तो है लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन, तो लॉग ले लो भाई. तो लॉग रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग A इंटू बी क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B. तो मैं कहूँगी लॉग K प्लस लॉग कंसंट्रेशन की पावर n और लॉग में पावर आगे आ जाती है तो n लॉग कंसंट्रेशन. अब बच्चों ये रखना है y एक्सिस पे, देखो है ना, लॉग रेट कहाँ है y एक्सिस पे, ये रखना है x एक्सिस पे. ठीक है. तो देखो y इक्वल्स टू n को मान लेती हूँ मैं m, है ना, लॉग c तो रखा है x एक्सिस पे तो mx और ये है c. तो बच्चों जेई का पेपर है, मैथ्स वाले सारे बच्चों को तो इक्वेशन क्लियर है. y इक्वल्स टू mx प्लस c का जो ग्राफ है ना, उस ग्राफ में ये जो m होता है ये होता है स्लोप. ठीक है. और बच्चों स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, n के बराबर. और n क्या है, तो भाई n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. बस. तो अब आप ग्राफ में चले जाओ और आप देख लो जितनी बड़ी स्लोप, जितनी ज़्यादा स्लोप की वैल्यू, स्लोप मतलब tan थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. तो अब आप ग्राफ में पहुँचो. तो देखो बच्चों ग्राफ में जाओगे तो सबसे बड़ी स्लोप किसकी आएगी, तो हम कहेंगे भी सबसे बड़ी स्लोप तो आएगी किसकी, D की, है ना. उसके बाद में छोटी स्लोप हो जाएगी B की, फिर A की और फिर C की. ठीक है ना. स्लोप क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई स्लोप जो होता है दैट इज tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. तो बच्चों हम कहेंगे सबसे ज़्यादा स्लोप जो आएगी, अगर आप इधर टेंजेंट बना के ड्रॉ करेंगे तो आपको लगेगा सबसे ऊपर कौन है, D. तो D की स्लोप सबसे ज़्यादा है, देन B, देन A और देन C. तो ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा हुआ D, फिर क्या हुआ B, फिर हुआ A और फिर हुआ C. तो बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन 4. क्लियर, सिंपल है. चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. NO2 required for a reaction is produced by
decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। तो बच्चों एक रिएक्शन है जिसमें N2O5 डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। N2O5 डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, तो हम कहेंगे NO2 और बना रहा है O2, ठीक है। द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5, तो N2O5 का यहाँ इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन C1 कितना है, तो हम लिख रहे हैं 3 मोल पर लीटर, ठीक है। इनिशियल कंसेंट्रेशन है बच्चों 3 मोल पर लीटर। फिर initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and its 2.75 mole per liter remains after the 30 minutes, ठीक है। तो फाइनल कंसेंट्रेशन जो है दैट इज 2.75, 30 मिनट बाद जो कंसेंट्रेशन है वो ये है 2.75 मोल पर लीटर और टाइम है बच्चों 30 मिनट्स, ओके। तो मैंने लिख दिया टाइम इक्वल्स टू 30 मिनट्स। अब क्या करें, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज, ठीक है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन होगा बच्चों। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है, तो बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब DNO2 अपॉन DT जो है वो आपको बताना है कितना है, ठीक है। अब अगर आपके पास इक्वेशन है तो बच्चों इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री से हम फाइंड कर सकते हैं रेट इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि डिक्रीज होगा, है ना, 1/2 dN2O5 डिवाइडेड बाय DT, ओके, इक्वल्स टू 4 है तो प्रोडक्ट है तो प्लस लिख देते हैं 1/4 dNO2 बाय DT इक्वल्स टू, तो आपको लिखना है DO2 बाय DT, DO2 बाय DT, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो तुम्हें क्या फाइंड करना है बच्चों, तो तुम्हें फाइंड करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, है ना, DNO2 बाय DT। यानी बच्चों जो चीज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है, और जो एक्सप्रेशन में डेटा आपको गिवन है उनको इक्वेट कर दो, ठीक है। तो देखो -1/2 dN2O5 मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन लिख दूँ C2 - C1 डिवाइडेड बाय DT इक्वल्स टू 1/4 dNO2 बाय DT। अब तो तुम कर ही लोगे, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। 2 2 2 4, है ना। अब क्या करेंगे, C2 और C1 तुम्हारे पास है, टाइम है ना, dNO2 बाय DT निकाल दो, ठीक है बच्चों। तो dNO2 बाय DT इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 2 इधर ले जाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई C2 - C1 कर देते हैं कंसंट्रेशन, तो आप देखेंगे कि 2.75 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 2.75 3 - 2.75 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 30, ठीक है। अब 3 - 2.75 कितना हो गया, 0.25 हो गया, तो भाई 0.25 डिवाइडेड बाय 15। अब तो बच्चों आपको सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो 2 तो नहीं आएगा आंसर, 4 और 8 तो वैसे ही नहीं बैठ रहा, 25/15 1 पॉइंट समथिंग ही हुआ, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो बच्चों करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, चेक कर लो उसको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको बनाना था, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन, तो आपको रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन की आयोडीन के साथ, तो ऑब्वियसली HI बनेगा, तो हम कहेंगे ठीक है भाई रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन, और बनेगा क्या, तो बनेगा 2HI, ठीक है भाई। रेट कांस्टेंट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4 डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब में परेशान नहीं होना है, मतलब लीटर होता है, ठीक है। तो भाई रेट कांस्टेंट, अच्छा डेसीमीटर क्यूब एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर, तो T1 K1 T2 K2,
टेम्परेचर चेंज होने पे रेट कांस्टेंट बदल रहा है, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ उसको पहले K1। तो भाई K1 है, शुरू में जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, तो वो है बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो मैं लिख देती हूँ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और टेम्परेचर है 327 यानी कि 327 प्लस 273 यानी 600 हो गया, 600 कैलोरी, ओके। एंड 1 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स और ई सेकेंड है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो भाई K2 है तुम्हारे पास 1, ठीक है, 10⁻⁴ तो नहीं है, ओके। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ओके, एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों इस बार जो टेम्परेचर है वो है 527, केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो 7 और 8 हो जाएगा, 800 केल्विन, ओके। अब है आपके पास क्या, तो हम कह रहे हैं रेट कांस्टेंट, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आर की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, जो क्या बोलते हैं गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो मैंने सारा डेटा लिख दिया है, K1 है, T1 है, K2 है, T2 है और एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों आपने अरेनियस इक्वेशन पढ़ी है। अरेनियस इक्वेशन क्या कहता है, रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू A e⁻⁻⁸ ठीक है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A, अरेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है वो भी कह सकते हो, ठीक है। E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अब बच्चों T1 T2 भी है और K1 K2 भी है, तो उसको लॉग में कन्वर्ट करके अलग अलग टेम्परेचर पे जो फाइनल इक्वेशन आती है, इक्वेशन ही आपको याद रखनी है, लॉग K2/K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EA/2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। अरेनियस कांस्टेंट जो है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना है, ओके। तो बच्चों K2 भी है और K1 भी है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो K2 कितना है, तो है 1, K1 कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। EA कैलकुलेट करना है 2.303 मल्टीप्लाई विद 8.314, T2 तो 800 और 600 है ना टेम्परेचर, तो 800 माइनस 600 अपॉन क्या करेंगे, तो अपॉन हम करेंगे 600 इंटू 800, ठीक है। सॉल्व तो आपको करना है ना, फटाफट सॉल्व करो। तो देखो लॉग 10⁻⁻⁴ को ऊपर ले जाओ, 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 2.5 है तो 0.4 हो गया, तो मैं इसको लिख देती हूँ 0.4 है ना, तो 10⁻³ इंटू 4 कर देती हूँ, ठीक है। लॉग 10⁻³ इंटू 4, ओके। अब यहाँ तो सॉल्व हो गया, E आ गया आपका E 2.303 8.314 माइनस करोगे तो 200 और सॉरी 48 हो जाएगा, 8 6 ठीक है। 200 अपॉन 4800 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो, बस यहाँ सॉल्व करना है। लॉग 10⁻³ इंटू 4, तो लॉग A इंटू B क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B, तो लॉग 10⁻³ में पावर आ जाएगी आगे, तो ये हो जाएगा 3 log 10, log 10 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस log 4, तो इसका सॉल्यूशन तो आ गया तुम्हारे पास 3 प्लस log 4, और log 4 को भी लिख सकते हो log 2 इक्वल्स टू ये कर लो भाई EA अपॉन 2.303, फिलहाल मैं इसको R लिख देती हूँ, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई विद क्या है, तो हम कहेंगे 1/2400, ठीक है। अब इसको तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा।
अब बच्चों आंसर जो है ना वो किलो जूल पर मोल में है ना, आर की वैल्यू तो तुमने जूल में रखी है, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करने से वो आएगा जूल में। अब फाइनल आंसर को 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा किलो जूल और वो होगा 165.5, है ना। तो नियर अबाउट ले लोगे तो ये आ जाएगा 166 किलो जूल पर मोल। तो फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, फॉर अ रिएक्शन स्कीम ए गिव्स बी, रेट कांस्टेंट है K1 और B gives C, रेट कांस्टेंट है K2. If the rate of formation of B is set to 0, then the concentration of B is given by. तो देखो A से B बन रहा है, प्रोडक्ट हो गया, लेकिन B वापस टूट रहा है C में, है ना, मतलब B गायब भी हो रहा है और C में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सीक्वेंस रिएक्शन है ना। तो सीक्वेंस मतलब कंटिन्यू आगे आगे चल रही है। अब आपको एक चीज़ दी हुई है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू 0, मतलब आपको गिवन डेटा सिर्फ इतना सा है कि भाई dB/dt जो है दैट इज 0, ठीक है। अब आपको करना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू 0, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय, तो बच्चों आपको बताना है बी का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। अब देखो ए से बी बना, रेट कांस्टेंट क्या है K1, तो मैं कहूँगी भाई dB/dt इक्वल्स टू, तो dB/dt इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम कहेंगे रेट कांस्टेंट K1 और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है A, तो A, तो K1 इंटू A, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, तो बच्चों अब प्रॉब्लम है कि भाई B जो है वो C में डिकम्पोज हो रहा है, तो B खर्च हो रहा है, तो मैं सिर्फ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ dB लिखूँ, B की फॉर्मेशन लिखूँ, लेकिन जो खर्च हो रहा है वो तो कम करना पड़ेगा, तो भाई B खर्च हो रहा है कितना, किस स्पीड से, तो मैं कह दूंगी K2, माइनस करूंगी क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है, माइनस K2B, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब बच्चों गिवन है dB/dt इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 कर दो, तो 0 इक्वल्स टू K1A माइनस K2B, ठीक है, यहाँ लिया हो प्लस में हो जाएगा, तो K2B इक्वल्स टू K1A, ठीक है, और मुझे तो B बताना है, तो भाई B हो जाएगा K1 अपॉन K2 मल्टीप्लाई विद A, तो K1 अपॉन K2 मल्टीप्लाई विद A, यानी करेक्ट आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन B। क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ B पूछा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रिएक्शन 2x गिव्स B, तो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है 2xB, ठीक है, इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो भाई ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.2, ठीक है। अब देखो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब मैं मान लेती हूँ A कितना है, तो ये है 0.2, और उस टाइम जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना है, तो उस टाइम हाफ लाइफ पीरियड है 6 आवर्स, ठीक है ना भाई, जीरो ऑर्डर है ना, तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो 6 घंटे हाफ लाइफ पीरियड है और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2। नाउ व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.5, अब इसको मैं 1 कर देती हूँ, शुरू में ये थी, दूसरे केस में x की इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.5, ठीक है। अब when the initial concentration of x is 0.5, the time required to reach its final concentration of 0.2 m will be, तो पहले तो था 0.5, अब बचना कितना चाहिए, मतलब शुरू में तो था a, बचता है वो क्या होता है a माइनस x, ठीक है, तो भाई a माइनस x जो है या a2 माइनस x जो है वो जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.2, ठीक है, मतलब x कितना होना चाहिए, तो ये आपका है 0.5 माइनस 0.2, यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये होने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप एनसीईआरटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हो R0 माइनस R/T तब भी हो जाएगा, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो जो मैंने यहाँ A माना है,
आर रिमेनिंग कंसंट्रेशन मान लो, तो यहाँ रिमेनिंग कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स, आप आर लिख सकते हो, ऐसे सॉल्व कर लो और टाइम तो वही है। ठीक है, अब बच्चों देखो जीरो ऑर्डर के लिए मान लो आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला नहीं याद है, वैसे तो हाफ लाइफ होता है टी हाफ इक्वल्स टू A/2k, टी हाफ इक्वल्स टू A मतलब R0/2k। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से करना है तो देखो परेशान नहीं होना है, A/2k मतलब R0/2k आपका आंसर आ जाएगा। इससे कर लो, k निकाल दो। ठीक है, और मान लो आप भूल गए तो कोई बात नहीं, देखो भाई जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू, तो टी हाफ होता है x/t, सॉरी k इक्वल्स टू x/t, ये आपका जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है, k इक्वल्स टू x/t। अब मैं कह रही हूं बच्चों टाइम जो है वो टी हाफ हो गया, हाफ लाइफ पीरियड हो गया, तो x मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो मैं कहूँगी रिएक्टेंट की हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो देखो और k तो रेट कांस्टेंट है, तो k इक्वल्स टू x के प्लेस पे रखना है A/2 और t की जगह रखना है t हाफ, तो बच्चों t हाफ इक्वल्स टू होता है A/2k या k इक्वल्स टू 10। अब यहाँ देखो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2, टी हाफ दे दिया 6 आवर्स, तो मैं k निकाल दूँ क्योंकि k तो कांस्टेंट रहेगा, तो बच्चों k इक्वल्स टू A इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और टी हाफ है 6 आवर्स। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1/60। ठीक है, 1/60 मोल लीटर इनवर्स R इनवर्स। ओके, मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी लिख दूं और R इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया k। अब क्या करना है, तो अब आपको बताना है कि भाई x इतना है, इसमें टाइम कितना लगेगा, तो वापस सेम फॉर्मूला प्लेस कर दो, पुट कर दो इन सेकेंड केस। ठीक है, ये आपका केस 1 था, है ना, केस 1 था। अब सेकेंड केस में क्या होगा, तो मैं कहूँगी भाई k इक्वल्स टू x/t, तो k तो फिक्स रहेगा, तो k कितना है 1/60। x बदल गया क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन बदल गई, वो कह रहा है 0.5 है, बची हुई कंसंट्रेशन 0.2 है, तो भाई 0.5 काम में लिया, बचा 0.2, तो प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हुआ 0.3, तो बस 0.3 और टाइम आप बता दो। ठीक है, तो भाई t इक्वल्स टू 0.3 इंटू 60, तो ये कितना हो गया 18 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार आपका आंसर हो जाएगा 18। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं आता, आपने तो एनसीईआरटी पढ़ रखा है और आपको यही फॉर्मूला आता है, तो इससे कर लो भाई, है ना, टी हाफ इक्वल्स टू R0/2k, R0 टी हाफ आपको दिया हुआ है, R0 दिया हुआ है, तो आप k निकाल दो। ठीक है, तो ऐसे कर लो, तो भाई k इक्वल्स टू R0 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, तो बच्चों k इक्वल्स टू R0 इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगी ना 0.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी हाफ है कितना 6, तो k इक्वल्स टू आ गया 1/60। ठीक है, अब यहाँ रख दो 1/60, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, सेकेंड केस में कितनी है 0.5, R रिमेनिंग कंसंट्रेशन तो कितनी है 0.2, या 0.5 रखो या 0.2 रखो या टाइम निकाल दो, आंसर तो वही आना है घूम फिर के। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम, है ना। तो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में इस तरह से दिया हुआ है, एनसीईआरटी में वो पैटर्न दिया हुआ है, कैसे भी कर लो आंसर एक ही आएगा। अब चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट 518 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ गैसियस एसिटल्डिहाइड इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 360 torr was 1 torr per second। ठीक है, when 5% had reacted and 0.5 torr per second। ठीक है, 1 torr तो थी, कब थी रेट, जब 5% रिएक्ट कर गया, एंड 0.5 torr पर सेकेंड है जब 33% रिएक्ट कर गया। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अब क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये कह रहा है भाई इतने टेम्परेचर पे एसिटल्डिहाइड का डीकम्पोजिशन हो रहा है। ओके भाई, तो बच्चों एसिटल्डिहाइड
डिकम्पोज होगा तो बनाएगा क्या, तो हम देंगे एक तो मीथेन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब ये कह रहा है शुरू में प्रेशर 363 था, उलझना नहीं, प्रेशर इतना था, ओके मान लिया। रेट कितनी है, 1 टॉर पर सेकेंड। प्रेशर, टॉर मतलब प्रेशर पर सेकेंड, तो प्रेशर मतलब क्या, कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, घबराना नहीं है टॉर देख के, ठीक है ना। अब ये रेट कब है, जब 5% रिएक्ट कर चुका है। तो देखो हमें तो इतना क्लियर है कि भाई रेट इक्वल्स टू या रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है, ठीक है ना, और पावर n। n क्या है, तो भाई n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और a माइनस एक्स, a ले लेते लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में दिया हुआ होता, तो शुरू में तो दिया ही नहीं, ये तो कह रहा है 5% रिएक्ट हुई तब रेट इतनी है, 33% रिएक्ट हुई तब रेट इतनी, तो रिएक्ट तो हो ही चुकी है, तो इनिशियल तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो a माइनस एक्स होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ ये जनरल फॉर्मूला तो हमें क्लियर है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ गिवन टाइम और रेट और n हो गया ऑर्डर। अब देखो when 5% रिएक्टेड, तो भाई जब 5% रिएक्ट कर चुका है, when 5% रिएक्टेड तो रिमेनिंग कितना होगा, तो हम कहेंगे बच्चों अगर 5% रिएक्ट हो चुका है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी कि a माइनस एक्स हो जाएगा 95, ठीक है। तो जब a माइनस एक्स 95 है तब आपके पास रेट कितना है, तब रेट है 1 टॉर सेकेंड इनवर्स। तो अब मैं इक्वेशन क्या बनाऊं, ये इक्वेशन है मेरे पास, रेट इक्वल्स टू a माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। तो रेट तो है 1 प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स कितना है 95 की पावर n, ठीक है, या आप कांस्टेंट भी लगा सकते हैं। तो रेट इक्वल्स टू k a माइनस एक्स यानी कि 95 की पावर n, ठीक है। अब सेकेंड टाइम तो बच्चों 33% रिएक्ट हो चुका है। When 33% रिएक्टेड, तो भाई अगर 33% रिएक्ट हो चुका है तो रिमेनिंग कितना है, सोचो। तो हम कहेंगे 33% रिएक्ट हो चुका है तो बचा कितना, बचा 67, ठीक है। तो a माइनस एक्स जो है दैट विल बी 67। तो अब वापस इसी एक्सप्रेशन में, है ना, देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटा देती हूँ, मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ, ठीक है। तो k a माइनस एक्स, ओके। तो अब मैं कहूँगी ये इतना बचा है तब रेट कितनी है, तो 30% रिएक्शन के पश्चात रेट ये है, तो भाई रेट उस टाइम 0.5 है, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी 0.5 इक्वल्स टू k 67 की पावर n, क्योंकि रिएक्शन तो सेम है, ऑर्डर तो सेम रहेगा ना, रिएक्शन तो उसी की बात चल रही है, तो बार बार ऑर्डर तो चेंज करूंगी नहीं। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो फटाफट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो 1 इक्वल्स टू k 95 की पावर x, है ना, या पावर n, सॉरी पावर n, और डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल्स टू k 67 की पावर n, ठीक है। तो k तो कैंसिल हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू 95/67 करोगे ना बच्चों तो ये आएगा 1.48, चेक कर लो, सॉरी 1.43 के आसपास आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 1.43 टू दी पावर n। अब ये तो सेट नहीं हो रहा। अब मुझे पता है √2 इक्वल्स टू क्या होता है, तो भाई √2 इक्वल्स टू होता है 1.414, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली √2 लिख देती हूँ। तो भाई √2 मतलब, तो इसको मैं लिख दूँ 2 की पावर हाफ इंटू n, और ये क्या हो गया 2 की पावर 1। 1.4 को मैंने क्या लिखा √2, √2 क्या होता है 2 की पावर हाफ, तो 2 की पावर हाफ और n तो पहले से ही था, ठीक है। तो बच्चों हाफ n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। सो हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2,
तो n इक्वल्स टू 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, यानी यहाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों 2017 जो ऑनलाइन पेपर्स हुए ना अलग अलग टाइम पीरियड में, उसके अकॉर्डिंग। सो टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल पर मोल। मतलब फर्स्ट वाले की एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड वाले से 10 किलो जूल पर मोल ज़्यादा है, यानी कि मैं कह दूँ EA1 जो है वो EA2 से 10 किलो जूल पर मोल ज़्यादा है, मतलब EA2 प्लस 10। इफ K1 and K2 are the rate constant for reactions R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then K2 by K1 is equal to। तो बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? तो हम कहेंगे अरेनियस इक्वेशन K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA बाय R। ठीक है, अब देखो यहाँ टेम्परेचर का कोई लेना देना ही नहीं है, टेम्परेचर दोनों केसेस में क्या है? सेम है। T1 और T2 क्या है? सेम है। तो एक फॉर्मूला और भी आपने याद किया होगा, log K2 बाय K1। ठीक है, अब A की वैल्यू दोनों केसेस में क्या है? सेम है। ओके, यहाँ log लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे माइनस EA अपॉन R T2, क्योंकि log K2 तो ऊपर है ना, तो माइनस EA अपॉन R T2 और माइनस माइनस करोगे तो हो जाएगा प्लस EA अपॉन R। T2 और T1 की वैल्यू सेम है तो R T। अब फर्स्ट केस 2 है तो ये 2 और ये 1 है तो 1। तो भाई log K2 बाय K1 इक्वल्स टू क्या सेट होगा? तो मैं कहूँगी EA1 माइनस EA2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R T। ठीक है, अब EA1 माइनस EA2, ये टू उधर ले आओ तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। तो हम कहेंगे भाई log K2 बाय K1 इक्वल्स टू क्या होगा? तो हम कहेंगे log K2 बाय K1 इक्वल्स टू डिफरेंस तो है 10, R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8.314 और टेम्परेचर जो है बच्चों वो है कितना? 300 केल्विन। तो 300 केल्विन। ओके, अब log बेस 10 करने की जरूरत नहीं, वहाँ ln ही है ना, तो log बेस E चल रहा है। ठीक है, तो ln K2 बाय K1 इक्वल्स टू आपको करना है 10 डिवाइडेड बाय 8.314 मल्टीप्लाई विद 300। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ln K2 बाय K1 इक्वल्स टू 10 अपॉन RT। तो 10 डिवाइडेड बाय 8.314 रखना है। नाउ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर दैट विल बी 300, तो आपका आंसर आएगा 0.004। ठीक है, अब आपको लगेगा यहाँ तो 0.004 आया है ना, और ऑप्शंस में तो नहीं है। तो आप ध्यान रखो, आपने R का वैल्यू रखा है जूल और ये जो डिफरेंस ज़्यादा है ना ये 10 किलो जूल। ठीक है, आपका जो डिफरेंस है ना बच्चों ये क्या है? 10 किलो जूल से ज़्यादा। आपने लिखा एक्टिवेशन 1 और 2, फर्स्ट की एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड से 10 ज़्यादा है, तो ये किलो जूल में, ये किलो जूल में, तो ज़्यादा जो डिफरेंस होगा वो 10 किलो जूल का होगा ना, उसने वहाँ दिया ही नहीं कितनी ज़्यादा है। अच्छा 10 किलो जूल दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ 10,000 रख देंगे। ठीक है, और जब आप यहाँ 10 मल्टीप्लाई विथ 1000 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 4। तो करेक्ट आंसर दैट विल बी 4।
ठीक है, तो यहाँ बच्चों कंप्लीट हमारा केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन जो डिफरेंट जेईई मेंस के एग्जाम्स में पूछे हुए। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, जहाँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ कौन कौन से एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो।